एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारे शरीर में, जो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर के हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं का वो नियमन करती हैं, कंट्रोल करती हैं। हमारे शरीर में करीब 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मतलब इनमें कोई भी डक्ट नहीं होता है, कोई नलिका नहीं होती है, और इनमें जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो सीधे खून में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, और जिस संस्थान में, जिस अंग में उसका कार्य होना होता है वो वहाँ सीधे पहुँच करके वहाँ कार्य करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने जाना था। आज हम जानेंगे दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बारे में लोगों को तब समझ में आता है जब थायराइड से संबंधी समस्याएं उसके शरीर में पैदा होने लगती हैं। तो आज हम जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड के संरचना के बारे में और उनके महत्वपूर्ण काम के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के किस भाग में अवस्थित होता है। थायराइड ग्लैंड जिसका आकार तितली की तरह होता है, पंख फैलाई हुई तितली की तरह होता है, और वो हमारे गर्दन के निचले भाग में होता है। यह 2 खंडों की बनी होती है और जो हमारे लैरिंग्स और ट्रैकिया के जॉइंट पर स्थित होती है। ये 2 खंडों में 2 लोब्स की बनी होती है, और ये हमारे लैरिंग्स और ट्रैकिया यानी स्वर यंत्र और श्वास प्रणाल के बीच में, जहाँ पर वो दोनों जुड़ते हैं, इसके दोनों तरफ अवस्थित होता है। ये दोनों खंड आपस में जुड़े होते हैं, इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। ये गर्दन के नीचे निचले सर्वाइकल और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के स्तर पर स्थित होता है। लगभग आधे मामलों में एक पिरामिडल प्रोसेस होता है जो इस्थमस से ऊपर की ओर फैला रहता है। यह एक वेस्कुलर ग्लैंड होता है जिसका वजन करीब 25 ग्राम होता है, और चारों ओर से ये तंतुमय कैप्सूल से घिरी होती है। यह ग्रंथि क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है जो अनेकों गोलाकार फॉलिकल्स से बनाती है। यह ग्रंथि क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है जो अनेकों गोलाकार फॉलिकल्स बनाती हैं। इन फॉलिकल्स में गाढ़ा चिपचिपा प्रोटीन पदार्थ, जिसे कोलोइड कहते हैं, भरा होता है, जिसमें थायराइड हार्मोन संचित रहते हैं। थायराइड ग्लैंड 2 तरह की कोशिकाओं, फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर कोशिकाओं से निर्मित होती है। फॉलिकुलर कोशिकाएं चारों ओर फैली हुई रहती हैं। ये थायराइड हार्मोन्स, जिसके अंतर्गत थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन का प्रोडक्शन और श्रवण करती हैं। ये शरीर के अधिकांश सेल्स में मेटाबॉलिज्म की गति को बढ़ाते हैं। पैराफॉलिकुलर कोशिकाएं फॉलिकुलर कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती है, लेकिन संख्या में इनसे कम होती है। इन्हें सी सेल्स भी कहा जाता है। ये सेल्स फॉलिकल्स के मध्य समूहों में पाई जाती है तथा कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण एवं श्रवण करती हैं, जो ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन को कम करता है। T4, जिसे थायरोक्सिन कहते हैं, थायराइड स्रावों का लगभग 90% हिस्सा होता है, जबकि T3 यानी ट्राइआइडोथायरोनिन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है और ज़्यादा सक्रिय होता है। इन दोनों हार्मोन्स में मुख्यतः आयोडीन और टायरोसिन नामक एमिनो एसिड का समावेश होता है। आयोडीन डायरेक्टली भोजन और जल से प्राप्त होता है, जबकि टायरोसिन का सिंथेसिस शरीर के द्वारा भोजन से होता है, अतः इसे प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती। दोनों हार्मोन्स का एंडोक्राइन फंक्शन एक समान होता है। ये मेटाबॉलिज्म को तथा टिश्यूज की, विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र के टिश्यूज की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। ये मूत्र के निर्माण को बढ़ाते हैं, प्रोटीन के विभाजन और सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण को बढ़ाते हैं। थायराइड ग्रंथि यदि
हाइपर एक्टिव हो जाती है, अति सक्रिय हो जाती है, तो उससे अत्यधिक मात्रा में हार्मोन्स स्रावित होने से हाइपरथायराइडिज्म नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक्सोप्थेल्मिक क्वाइटर हो जाता है। आंखें बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई देती हैं। रोगी हमेशा चिंतित और बेचैन रहता है। हृदय की गति बढ़ जाती है, नाड़ी की गति बढ़ जाती है, त्वचा मुलायम और नरम हो जाती है तथा रोगी को ज़्यादा गर्मी अनुभव होती है। अच्छी भूख होने के बावजूद, ज़्यादा खाना खाने के बावजूद वजन कम होने लगता है, उंगलियों में कंपन होने लगती है। इस प्रकार सारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब दूसरी स्थिति लें, जब थायराइड ग्लैंड की सक्रियता कम हो जाती है, अल्प सक्रिय हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप हार्मोन्स भी कम स्रवण होने लगता है। तो वैसे स्थिति को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म नामक स्थिति जब पैदा हो जाती है तो गर्भस्थ शिशु पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझने की कोशिश करें। गर्भ में शिशु के विकास रुक जाते हैं, रिटार्ड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जन्म के बाद शैशवावस्था के दौरान क्रिटिनिज्म नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें बुद्धि का विकास रुक जाता है, कम होने लगता है, कम दर से होने लगता है। हड्डियों का और मांसपेशियों का विकास अनियमित हो जाता है, दांत देर से निकलते हैं। अब आइए वयस्कों में इनके क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। वयस्कों में मिक्सेडिमा नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाती है, शरीर का वजन बढ़ने लगता है, चेहरा फूला फूला सा लगता है, शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, ठंड सहन नहीं होने लगता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, रुक्ष हो जाती है, बाल शुष्क हो जाते हैं, खुरदुरे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, हमेशा थकान की स्थिति बनी रहती है। स्त्रियों में मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, कभी तो बिल्कुल नहीं होगा और कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां हाइपोथायराइडिज्म से पैदा हो जाती हैं। अब थायराइड हार्मोन्स की उत्पत्ति और श्रवण होने की संपूर्ण प्रक्रिया हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अगले भाग से उत्पन्न TSH नामक हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। TSH जिसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं उसकी क्रियाशीलता को उद्दीप्त करता है, जिससे थायरोक्सिन यानी T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 हार्मोन स्रावित होते हैं। अब इनके आपस में रिलेशन देखिए। जब ब्लड में T3 और T4 हार्मोन अधिक हो जाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत जाता है कि ब्लड में T3 T4 पर्याप्त हैं, ज़्यादा हैं, तो वो TSH का श्रवण कम कर देता है। और जब ब्लड में T3 T4 कम हो जाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का श्रवण बढ़ा देता है और वो थायराइड को निर्देश देता है, स्टिमुलेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। इस प्रकार बैलेंस बना रहता है। जब आप थायराइड की समस्या लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे इन्हीं तीनों चीज़ों की जांच करवाते हैं, T3 T4 और TSH। इनसे उनको पता चल जाता है कि समस्या कहाँ है। TSH की अत्यधिक मात्रा होने से थायराइड ग्रंथि में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे घेघा, गलगंड या ग्वाइटर भी कहते हैं। ब्लड में TSH की मात्रा कम होने पर, हाइपोथायराइडिज्म होने पर शरीर में कमजोरी आ जाती है, ठंड सहन नहीं होती जो हमने अभी देखा, और त्वचा शुष्क हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उससे थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होने लगता है, तो उससे शरीर का विकास भी रुक जाता है, पेशियों और जोड़ों में दर्द होने रहने लगता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया की स्थिति हो जाती है, सुनाई कम देने लगता है, और स्त्रियों में तो मासिक रक्तस्राव अधिक होने लगता है। बच्चों में क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। अब जब TSH ज़्यादा हो जाता है, वो
थायराइड को ज़्यादा उत्तेजित कर देता है तो ओवर एक्टिविटी बढ़ जाती है थायराइड की, और वैसी स्थिति को हम कहते हैं हाइपर थायरोडिज्म, या उसे ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चलते एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हो जाता है, नर्वसनेस बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बढ़ी हुई नाड़ी डर महसूस होने लगती है, हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कमजोरी महसूस होने लगती है, वजन घट जाता है, कितना ही खाता है तो भी शरीर में नहीं लगता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होने लगती है, सांस फूलने लगता है, हाथों में कपकपाहट आ जाती है। इस प्रकार एंडोक्राइन ग्लैंड्स में थायराइड का अपना एक अलग महत्व है। ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है, पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को कम कर देता है या बढ़ा देता है, जिससे हमें तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए थायराइड को ठीक रखना जरूरी है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे।